चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल की डेफिनेशन। तो सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ा था, और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था जो कि स्क्लेडेनर स्वान ने दिया था, और जिसको एक्सपेंड किया था रुडोल्फ विर्को ने, जिन्होंने बताया था कि सेल डिवाइड होकर न्यू सेल फॉर्म करती है। उसके बाद हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बारे में पढ़ा था, और ये क्यों होते हैं ये हमने इवोल्यूशन के थ्रू समझा था कि कैसे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए हैं। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, तो उससे पता चला कि हमें 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा बाद में, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियर, एनिमलिया, जिसमें से मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर है, बाकी तीनों मल्टीसेलुलर हैं। अब यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मीन्स कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह एब्सेंट होगी, मीन्स इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। इसका मतलब कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें अगर प्रेजेंट भी होंगे तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होंगे, और नॉर्मली नहीं होते हैं राइबोसोम को छोड़ के। प्रोटिस्टा जो कि यूकैरियोटिक होता है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। उसके बारे में हमने शेप और साइज़ के बारे में पढ़ा है सेल्स के, कि कैसे वो फंक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंस पढ़ी डिवीज़न ऑफ लेबर। जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसका मतलब कि हर ऑर्गेनल्स डिफरेंटली काम कर रहा है, मतलब हर ऑर्गेनल में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, एज लाइक कि बॉडी की हर सेल भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फिर हमने हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, और सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पढ़ी कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि सेपरेट करती है सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को इन्वायरमेंट से, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और इसमें 2 तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल था सोडियम एटीपेस पंप, और पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और ऑस्मोसिस में वाटर का थ्रू सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो डिफ्यूज़न है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा था, जैसे कि गैस एक्सचेंज का रोल था इसमें। डिफ्यूज़न का रोल था गैसेस एक्सचेंज में, जो कि एक तो एल्वेलाई पे हो रहा था, दूसरा टिश्यूज़ पे हो रहा था। फिर ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था मीन्स वो ग्रेटर कंसंट्रेशन था रिलेटिवली, और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था वो लेसर कंसंट्रेशन का था, और आइसोटोनिक मीन्स सिमिलर कंसंट्रेशन टू द अनदर सॉल्यूशन। उसके बाद हमने जाना कि जब सेल को ग्रेटर कंसंट्रेशन मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल श्रिंकेज हो जाएगा क्योंकि वाटर लॉस हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल स्वेल हो जाएगी, बर्स्ट भी कर सकती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सिमिलर कंसंट्रेशन, तो जितना वाटर अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा, तो उसमें कोई सेल पे फिजिकल चेंज नहीं आएगा। फिर हमने देखा था कि प्लांट सेल में जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला प्लांट सेल को, तो फिर उसमें सेल बर्स्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसका जो प्रेशर लग रहा था सेल वॉल पे, उसको टर्गर प्रेशर हमने नाम दे दिया था। और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो वो प्लाज्मोलिसिस होने लग रही थी, सेल श्रिंकेज। फिर हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था कि कैसे वाटर सोल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होता है थ्रू। अब आते हैं अपने आज का टॉपिक पे, जो कि सेल वॉल है। तो सेल वॉल क्या होता है कि जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन, हमने सेल की आउटर कवरिंग हमने पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन, उसके भी बाहर अगर कोई कवरिंग होती है प्लांट में तो उसको बोलते हैं सेल वॉल। और ये सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं होती, और भी जगह हो सकती है, जैसे फंगाई में। तो सेल वॉल क्या है? रिजिड आउटर कवरिंग होती है सेल की, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। और ये एनिमल्स में नहीं होती, जो कि सेलुलोज से बनी होती है प्लांट्स में, जबकि काइटिन से बनी होती है फंगस में। और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें जो प्लांट सेल इन्होंने लिया है उसका नाम है रोइयो लीफ, जो कि ऐसा दिखता है, जो कि सबके घरों में होगा लगभग। इसमें क्या किया है कि इन्होंने इसकी पत्ती को
स्मॉल पत्ते के स्मॉल पार्ट को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा हुआ है, हाई पावर माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे सेल के अंदर ही, और इस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। वो हम देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा दिखेगा डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो कि है क्लोरोप्लास्ट। तो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर होगा क्लोरोफिल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब अगर हम इस सेल को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट में डाल दें तो क्या होगा? हमने पढ़ा था कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा? सेल श्रिंकेज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा? सेल की श्रिंकेज हो जाएगी। और जब हम उसी रियोलिफ को बॉयल करते हैं वाटर में, अब बॉइलिंग के बाद तो सेल डेड हो जाएगा। जब सेल डेड हो जाएगा तो अगर हम उसको वापस से वाटर में डालेंगे तो क्या सेल स्वेल करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सेल तो डेड हो चुकी है। तो इसका मतलब कि उसमें प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी, बिकॉज सेल वॉल तो इंटैक्ट था लेकिन अंदर की सेल क्या है? डेड हो चुकी है। अब जो सेल वॉल है इसकी वजह से बैक्टीरिया और प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया विथ स्टैंड कर सकते हैं डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया में। मतलब हमने पढ़ा था कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो सेल स्वेल करेगी लेकिन बर्स्ट नहीं होगी। एक एज कम्पेयर टू एनिमल सेल ये ज़्यादा देर तक रुक पाएगी वाटर के अंदर। फिर हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस हमने जब पहला एक्टिविटी किया था जो कि ओनियन की स्किन पील करके हमने माइक्रोस्कोप पे देखा था, तो उसमें कुछ हमें सेंटर ऑफ स्टेन्स दिखे थे सेल के सेंटर पे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है? एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियस का अराउंड क्या होती है? डबल लेयर कवरिंग होती है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या है? डबल लेयर्ड कवरिंग है। अब लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक सर्कल की तरह कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें कुछ गैप्स हैं, उस गैप्स को बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर, और ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें उसको कोड करने के लिए चाहिए आरएनए और डीएनए। प्रोटीन उसी अकॉर्डिंग कोड होती है जैसे कि डीएनए है या आरएनए है। अगर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो डीएनए है वो कुछ ऐसा दिखता है। हम तो ऐसे जितनी भी फाइलें बनाते हैं उसके फ्रंट पेजेस पे कुछ ऐसा ही बना रहता है, जिसको बोलते हैं हम डीएनए। इस डीएनए के कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन्स। और ये जो जीन्स है ये एक्चुअली में न्यूक्लियस में है, और हमारी प्रोटीन बाहर बन रही है। तो इसका मतलब इस जीन्स को क्या होगा? बाहर जाना पड़ेगा। तो ये बाहर जाने को अलाउ करने के लिए हमें क्या होता है? न्यूक्लियर पोर होता है। अब जो ये जीन है ये टैंगल्ड फॉर्म में होता है, मीन्स ऐसे उलझा हुआ रहता है इसके अंदर। नॉर्मली जब सेल नॉर्मल स्टेट पे है तो ये उलझा हुआ रहेगा, लेकिन जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट होने लगेगा तो ये क्या होगा? एक पर्टिकुलर शेप ले लेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम्स। तो ये न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स आ जाएंगे जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट होगा। तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स जो कि एक्स शेप्ड का होता है। व्हेन द सेल्स से डिवाइडिंग मीन्स जब डिवाइड कर रहे हैं तभी वो क्रोमोसोम के फॉर्म में है, नहीं तो वो कुछ ऐसे उलझे हुए हैं।
क्रोमोसोम्स है इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है जो कि इनहेरिट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। तभी तो चिल्ड्रन, हम लोग बोलते हैं कि चिल्ड्रन, बच्चों में क्या होता है कि कुछ क्वालिटीज़ माँ बाप की आ जाती हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो हम बोलते हैं कि उसकी आंखें पापा की तरह हैं, मम्मी की तरह हैं। तो ये इनहेरिटेंस होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होता है, जो कि स्टोर्ड होता है इस डीएनए में, जिसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब ये कंपोज होता है डीएनए और प्रोटीन्स का। अब सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स दोनों हैं। तो प्रोटीन्स आखिर कौन सी हैं, तो वो होती है स्टोन प्रोटीन्स। स्टोन प्रोटीन क्या करती है, इस डीएनए को ऐसे बाइंड करे रखती है। जैसे रस्सी होती है, हम ऐसे लपेट के रखते हैं, कुछ वैसे ही डीएनए को ऐसे लपेट के रखता है स्टोन प्रोटीन। तो ये है अपना सेल का न्यूक्लियस। अब जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए, उसको जीन हमने पता ही है कि जीन बोलते हैं। और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो कोड करता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, इसीलिए जीन को बाहर जाना पड़ता है। जब सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं तो ये सेल्स डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि इंटेंगल्ड मास होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हिस्टोन क्या करता है, इसे बाइंड करके रखता है। दिस क्रोमैटिक गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स व्हेन द सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड। जब ये डिवाइड होने के लिए स्टार्ट होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है, तो फिर ये क्रोमोसोम के फॉर्म में हो जाते हैं। अब हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर में हर ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर्स को परफॉर्म होने के लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। और ये सारे ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, और इनके बेसिक फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती है। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होती है। इसमें देखते हैं डायग्राम में, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर पोर है। अब ये न्यूक्लियर पोर से हमने पता था कि डीएनए बाहर जा रहा था, जीन बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था साइटोप्लाज्म में। अब ये जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ट्यूब लाइक और शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स, एक दाने जैसा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि राइबोसोम्स हैं, तो ये रेड कलर से दिख रहे हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे राइबोसोम्स है। अब ये राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है एक्चुअली में। फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है तो उस राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उस प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होती है, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि वो लिपिड्स के सिंथेसिस करता है। लिपिड्स के सिंथेसिस, लिपिड्स मतलब फैट। अब ये दोनों चीज़ें, प्रोटीन्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं और जो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। ये दोनों लोग क्या होते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे मेम्ब्रेन को फॉर्म करेंगे। हमने पढ़ा था अभी कि मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड्स बाइलेयर की होती है, जिसके ऊपर और अंदर प्रोटीन तैर रहे होते हैं। तो फिर देख लेते हैं इसके डायग्राम। ये लिपिड बाइलेयर थी और प्रोटीन्स में तैर रहे होते हैं।
तो ये मेम्ब्रेन बना रही हैं। क्या मेम्ब्रेन बना रही हैं? प्रोटीन और लिपिड्स। फिर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं वो चीज़ें जो डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें एंजाइम्स होती हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस में, डाइजेस्टिव जूसेस जो उतनी भी होती हैं उसमें एंजाइम्स होती हैं। इसके अलावा लाइसोसोम में, लाइसोसोम एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर हाइड्रोलाइजेस होती हैं। उसकी एंजाइम्स अगर बाहर निकल गई तो सेल खुद डेड हो जाएगा। तो लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बॉडी भी बोलते हैं उसको। तो उसमें हाइड्रोलाइजेस होती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? गैस्ट्रिक जूसेस में एंजाइम्स होती हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस एंड लाइसोसोम्स। हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं कि जो बॉडी के अदर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने की दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हार्मोनल फंक्शंस। तो नर्वस सिस्टम पता है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। ऐसे सिमिलरली बॉडी को अदर फंक्शंस प्रोवाइड कराने के लिए हार्मोनल सिस्टम भी होता है और ये बनता है लिपिड और प्रोटीन से। ओवरऑल फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ओवरऑल फंक्शन क्या होता है कि एक ये एज अ चैनल परफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म के एक पार्ट से दूसरी तरफ जाने के लिए क्या होता है? ये चैनल परफॉर्म करता है। और एक तरह से साइटोप्लाज्म फ्रेमवर्क भी है जो कि एक तरह से स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रही है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स बन रहे हैं, ये दोनों जाते हैं गोल्गी अपैरेटस में। इधर होगा गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस में होगा, यहाँ जाएगा और वहाँ पे मॉडिफिकेशन होके फिर चला जाएगा अपना बाहर, सेल के बाहर जाएगा। और वो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है या फिर रेगुलेटरी हो सकता है। वो आगे पढ़ेंगे हम कि आखिर होता कैसे है। रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन डिसॉक्सिफिकेशन। जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिससे वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं, उसके लीवर सेल्स में क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लीवर सेल के अंदर, जो कि डिटॉक्सिफाई करता है मेनी पॉइजन या ड्रग्स को। तो जो टॉक्सिन्स हैं वो लीवर में एंट्री करेंगे और लीवर के सेल के अंदर क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस टॉक्सिन को डिग्रेडेट कर देगा। जैसे कि वो अब टॉक्सिन नहीं रहा, वो अब नॉर्मल सब्सटेंस है जो कि एक्सक्रीट हो जाएगा। तो वो वेस्ट बन गया है, अब टॉक्सिन नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं रह जाएगा। तो जो वेस्ट बना है वो या तो वाटर सॉल्युबल हो सकता है, अगर वाटर सॉल्युबल है तो किडनी के थ्रू वो यूरिन में निकल जाएगा, और अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो गॉल ब्लैडर में जाएगा और वहाँ से बाइल के थ्रू जीआईटी से फीसेस में निकल जाएगा। तो जो फेसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन होती हैं लीवर में, उसमें फेज 2 में होता है लिंकिंग होती है टॉक्सिन की अदर सब्सटेंसेस से, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और यही लिंकिंग करवाता है अपना लाइसोसोम्स। गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ते हैं। जो गोल्गी अपैरेटस है ये सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है। ऐसे लंबे लंबे वेसिकल्स हैं जिसको बोलते हैं सिस्टर्न्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आगे आएगा अपना गोल्गी। और जो डीएनए से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना थ्रू द जीन्स, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड बना। अब ये दोनों जाएंगे अपना गोल्गी अपैरेटस में। अब गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा? उसको मॉडिफाई करेगा, स्टोर करेगा और उसके बाद रिलीज़ कर देगा थ्रू द वेसिकल्स, और वो सेल के बाहर चली जाएंगे। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम कि कैसे ये हो रहा है। तो जो गोल्गी अपैरेटस है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे फ्लैटेंड होगा। हम इसका क्या देखते हैं? ऐसे कट सेक्शन, इसको ऐसे कट कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा। जब कट करेंगे तब ऐसा दिखेगा। नॉर्मली ऐसा सेल में होता है। जो सेल है ये, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है
और जब इसको कट कर देंगे ऐसे बीच से तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। तो इसके होता है एक सिस फेस, सिस ट्रांस होते हैं, फिर ट्रांस फेज होता है। तो जो सिस फेस है वो क्या करेगा कि वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स लेगा अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से क्या करेगा, लेगा खुद के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स को, और वो जाएंगे इसके ल्यूमेन में। इसके ल्यूमेन, जो ल्यूमेन क्या होता है कि जो खाली स्पेस होती है मेम्ब्रेन के अंदर, ये ल्यूमेन में गया। अब यहाँ पे वॉल आगे जाएगा मॉडिफाई होगा तो मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या होगा कि अब वेसिकल्स के थ्रू में ये रिलीज होगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूली फॉर्म्स वेसिकल्स। अब न्यूली फॉर्म्स वेसिकल्स 3 तरीके के हो सकती हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूटिव हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स कि वो रिलीज हो जाएंगे, तुरंत सेल के बाहर चले जाएंगे, उसको बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशंस। इसका एग्जाम्पल होता है कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन का कॉन्स्टिट्यूटिव वेसिकल्स का एग्जाम्पल है अपना एंटीबॉडी रिलीज, एंटीबॉडी कंटेनिंग वेसिकल्स। एंटीबॉडी क्या होता है, जो कि फाइट करता है अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और वो रिलीज कहाँ से होता है, भाई WBC। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि किस WBC से होता है, लिम्फोसाइट से होता है, मतलब मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स होती हैं, वहाँ से होता है, जो कि प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो लिम्फोसाइट्स होता है, तो WBC से क्या होगी, एंटीबॉडी सिक्रेट होती हैं। तो WBC में भी तो गोल्गी अपैरेटस होगा, तो वो गोल्गी अपैरेटस क्या रिलीज करेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव वेसिकल्स, उसके अंदर क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी। फिर आता है सिक्रेटरी वेसिकल्स, मतलब इसमें कुछ सिक्रीशन है तो ये भी मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं। तो ये जब सिक्रीटेड होंगे तो ये रेगुलेटेड होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रेगुलेटिव। तो रेगुलेटिव वेसिकल्स कैसे होती हैं कि वो बन गई हैं गोल्गी अपैरेटस में, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ी हैं, लेकिन वो तब रिलीज होंगी जब सिग्नल आएगा। तो जब सिग्नल आया तब जाके ये रिलीज हुई, तो उसको बोलेंगे हम रेगुलेटिव, क्योंकि ये सिग्नल से रेगुलेट हो रही है, जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेट नहीं हो रही थी, ये तुरंत निकल जा रही है, लेकिन ये रेगुलेट हो जा रही है। फिर तीसरा होता है हमारा, एक सेकंड इसका एग्जांपल समझ लेते हैं हम रेगुलेटिव का। रेगुलेटिव वेसिकल्स का एग्जांपल है हमारे जो क्या बोलते हैं, एसिटिलकोलिन होता है, या अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स लिख देते हैं। अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स में सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं, उसमें भी तो न्यूरॉन्स भी तो एक सेल ही है, उसके अंदर भी होगा गोल्गी अपैरेटस, वहाँ से वेसिकल्स रिलीज होंगे। वो वेसिकल्स कैसे होंगे, रेगुलेटिव, क्योंकि वो सिग्नल पे डिपेंड करते हैं। तो अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर तीसरा आता है हमारा लाइसोसोम्स। अब जो लाइसोसोम्स है, इसके अंदर क्या होती हैं, एंजाइम्स होती हैं। कौन से एंजाइम्स, हमने अभी थोड़ी देर बात भी की थी, हाइड्रोलेजेस होती हैं। हमने भी पढ़ा था कि कहाँ पे हाइड्रोलेजेस होती हैं, जी सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स हो रही थी, ये कुछ एंजाइम्स बना रही थी। तो हमने एंजाइम्स से पढ़ा था, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ड्यूडेनल एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और लाइसोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम थी, जो कैपेसिटी रखती है खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का। आखिर खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत ही क्यों है, लाइसोसोम की फंक्शन क्या है, डिस्ट्रॉय करना, तो ज़रूरत ही क्या है खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की। तो होता यह है कि जब खुद की सेल्स परफॉर्म नहीं कर पा रही होंगी, या उनकी नीड ख़त्म हो चुकी होगी, या फिर DNA डैमेज हो चुका होगा, जिसकी वजह से वो नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे होंगे, तो उसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। तो उसके लिए लाइसोसोम एक्टिवेट होते हैं। जब लाइसोसोमल एक्टिवेशन होगा तो लाइसोसोम क्या होंगी, उसके
रिलीज़ करेंगी हाइड्रोलाइसिस बाय बर्स्टिंग इट। तो लाइसोसोम बर्स्ट करेंगी तो हाइड्रोलाइसिस रिलीज होंगी और ये क्या करेंगी, सेल डिस्ट्रक्शन, सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा। इसको हम लोग बोलेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या मतलब होता है कि कंट्रोल्ड सेलुलर डिस्ट्रक्शन। तो ये फंक्शन होता है लाइसोसोम्स का। बाकी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।